माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जो कि चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो चुका है। और अब हम कर रहे हैं इसके एनसीईआरटी, आप ही की बुक क्यूरियोसिटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आइए देखते हैं कि अब एनसीईआरटी ने आपको क्या क्या सवाल करने के लिए दिए हैं। बड़ा ही मजा आने वाला है क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में। तो भाई चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ साइकिल में आपने इस पूरे चैप्टर में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे। वैसे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हम कुछ दो ही दे देंगे तो काफी है। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें इनकी लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग की, यानी कि बिगिनिंग की, तो प्लांट्स जो है वो एक सीड से ग्रो होना स्टार्ट होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है, छोटा सा सीड। और एनिमल्स में या तो एक एग होता है या एक एम्ब्रियो होता है, या फिर वो सीधे सीधे बॉर्न हो जाता है। ठीक है, तो उनकी भी लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही है, तो बोथ बिगिन लाइफ एज अ सिंपल फॉर्म, सीड और एग। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की लाइफ जो है वो एक सिंपल सी फॉर्म से स्टार्ट होती है, जो कि या तो एक एग होगा या फिर एक सीड होगा। शुरुआत इन दोनों की सेम हो रही है, थोड़ी सिमिलर हो रही है। अब दूसरी चीज क्या है, ग्रोथ। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो प्लांट्स में क्या होता है, सीड पहले उपजाऊ होगा, यानी सीड की जर्मिनेशन होगी, वो उगेगा, रूट्स आएंगी, फिर शूट डेवलपमेंट होगी, है ना, और फिर पूरा प्लांट बड़ा होके बन जाएगा। अब एनिमल्स में भी स्टेजेस होती है ऐसे, यानी धीरे धीरे दोनों ही ग्रो कर रहे हैं। एनिमल्स में भी उस ग्रोथ में स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहले एम्ब्रियो है, फिर इन्फेंट बना, फिर एडल्ट होगा। दोनों ही ग्रो करते हैं, दोनों का ही साइज इंक्रीज होता है, और दोनों में ही बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्सिटी आती है। यानी कि पहले काफी सिंपल है, फिर बाद में बहुत सारी चीजें हैं इनको समझने, पढ़ने, सीखने, देखने के लिए। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं। तो अगर बात करें हम मूवमेंट की, तो दोनों की ही मूवमेंट में बहुत फर्क है। मूव दोनों करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कैसे? अब भाई प्लांट्स क्या है कि अगर मेरी मासी के घर कोई प्लांट है तो वो चल के मेरे घर तो नहीं आ जाएगा, है ना, अगर मैं उसे उठाकर नहीं लाऊंगी, लेकिन फिर भी वो मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई, वो अपनी ही फिक्स जगह पे खड़े होकर मूव करते हैं, लहराते हैं, है ना। तो यूजुअली वो एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। जबकि एनिमल का मूवमेंट कैसा होता है कि अगर मेरे घर डॉग है और मुझे उसे घर से बाहर ले जाना है, तो मैं गोदी में उठाकर ले जाऊं नहीं, वो मेरी चॉइस है, बट वो खुद भी चल के जा सकता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली एनिमल मूव कर सकते हैं खुद ब खुद, उन्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, मतलब अपनी ही जगह पर एक जगह खड़े रहते हैं। जबकि एनिमल्स मूवेबल हैं, बोले तो मोबाइल हैं। अब फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो वो भी दोनों में अलग अलग है। जैसे कि प्लांट को जी किसी की जरूरत है ही नहीं, इनको किसी का सहारा चाहिए ही नहीं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे ही सनलाइट आई, इन्होंने ट्रैप करी, एब्जॉर्ब करी, इनके पास क्लोरोफिल है, इनके पास लीव्स है, ये खाना बनाएंगे, स्टोर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, तो मतलब पूरा इनके पास रॉ मटेरियल इनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, इन्हें इंग्रेडिएंट भी मिल जा रहे हैं इजीली, और ये अपना खाना खुद ब खुद फटाफट बना लेते हैं। इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत नहीं है। जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं ऐसे बना सकते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स पे। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे और कोई दूसरे छोटे मोटे एनिमल्स नहीं होंगे, तो जो बाकी के बड़े एनिमल्स हैं, ठीक है, या ह्यूमंस भी हैं, सब भूखे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे। बेसिकली प्लांट्स पे तो मेनली सब है ही। सो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं अपने आप। जबकि जो एनिमल्स है वो डिपेंडेंट हैं बाकी एनिमल्स पे या प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। ये जी हो गए डिफरेंसेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आगे मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज शो सम डेटा। अब नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल दिखने वाली है जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, कलेक्ट किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, उसको स्टडी करना है और ट्राई करना है कि उससे मिलते जुलते आप क्या एग्जाम्पल्स उस कंडीशन के हिसाब से फिट कर सकते हो उस टेबल में, उन बॉक्सेस में। कौन से वाले कॉलम में, सेकंड और थर्ड कॉलम में। आप अपनी बुक में देखिए, बाकी मैं अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इफ यू थिंक दैट एन एग्जाम्पल फॉर एनी ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई। अगर आपको लगता है कि वो उसमें से कुछ ऐसा भी हो जो फिट ही ना हो पाए, तो वो क्यों फिट नहीं हो पाएगा वो भी आप बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, डज इट ग्रो, डज इट रेस्पायर। तो भैया यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, क्या वो चीज ग्रो करेगी या नहीं करेगी, वो इन्होंने खुद से लिखा हुआ है। देखो ये तो जी आंसर्स हो गए जो फिल करने हैं, मैंने तो फिल करे हुए हैं, आपकी बुक में फिल नहीं होंगे। ये यहां तक क्या है, क्वेश्चन है, यहां तक दिया हुआ है फिल करके आपको, ये आपको खुद से फिल करना है, ठीक है। तो ये है वो आंसर। अब क्या वो ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो रेस्पिरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसमें इन्होंने खुद दिया हुआ है। जैसे कि कोई एक ऐसी चीज हमें बतानी है जो ना तो ग्रो करती है ना तो रेस्पायर करती है, तो भैया नॉन लिविंग ही होती है इसका एग्जाम्पल। कुछ भी आप ले लो, मैंने रॉक ले लिया है, वो नॉन लिविंग है, वो ग्रोथ नहीं करता, वो रेस्पायर नहीं करता। आप पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, डज इट ग्रो, नो, वो ग्रो नहीं करता लेकिन वो रेस्पायर करता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम्पल हमेशा से भैया वायरस रहा है। वायरस एक ऐसी चीज है जो क्या ग्रोथ तो नहीं शो करती लेकिन वो रेस्पायर करते हैं, इसलिए वो बीच में भी आते हैं। ना तो वो प्रॉपरली लिविंग है ना ही प्रॉपरली नॉन लिविंग है, ठीक है। वैसे तो वायरसेस क्या है, नॉन लिविंग है, आउटसाइड द होस्ट सेल। मतलब बोलो, मानो कि अगर वायरस मेरे बॉडी के अंदर नहीं घुसा, बाहर कहीं पड़ा हुआ है, तो वो मरा हुआ है, ऐसे बिहेव कर रहा है। जैसे ही वो मेरी बॉडी में जाएगा वो एज अ लिविंग बिहेव करेगा, यानी कि उसकी रेस्पायरेशन, उसकी बॉडी एक्टिविटी, सब कुछ जो है सारा बॉडी प्रोसेस चालू हो जाएगा, रेस्पायरेशन चालू हो जाएगी होस्ट की बॉडी के अंदर जाके। अब कोई ऐसी चीज अब जो ग्रो कर रही है, यस, ठीक है, लेकिन रेस्पायर नहीं कर रही, तो ऐसी क्या चीज होती है, ऐसी भैया हो गया बैलून, ऐसा हो गया क्रिस्टल, सॉल्ट के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, पहाड़ बन जाते हैं ना नमक के, छोटा सा सॉल्ट पहले कलेक्ट होगा, धीरे धीरे वो पहाड़ बन जाता है ना, जहाँ से सॉल्ट कलेक्ट करते हैं हम, जैसे ओशियंस वगैरह पे भी ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, लेकिन क्या नॉन लिविंग कैन परफॉर्म टास्क बट डज नॉट रेस्पायर। यानी कि टास्क का क्या मतलब है, मतलब पहाड़ बन जाएगा, यानी वो ग्रो तो कर रहा है, इस एक तरह से वो ग्रो कर रहा है। छोटा सा क्रिस्टल था सॉल्ट का, एक बड़ा सा पहाड़ बन गया, यानी मैंने क्या बोला, ग्रो हो गया जी। वो तो पहले छोटा था अब बड़ा पहाड़ हो गया, लेकिन वो रेस्पायरेशन नहीं करेगा, ठीक है। ये एक नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। अब कोई ऐसी चीज जो जी ग्रो भी कर रही है, रेस्पायर भी कर रही है, हम ह्यूमन खुद ही इस कैटेगरी में आ गए, प्लांट्स इस कैटेगरी में आ गए, कोई एनिमल डाल दो इस कैटेगरी में, तो जितने भी जीव है, लिविंग बीइंग है, उनमें दोनों ही चीजें होती है, यानी कि रेस्पायरेशन भी होती है और ग्रोथ भी होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 2 हो गया है खत्म। सो यू हैव लर्न दैट डिफरेंट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया है कि डिफरेंट तरीके की कंडीशन की जरूरत होती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, उगाने के लिए, है ना, उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है। अब यहां पर हाउ कैन वी यूज दिस नॉलेज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस। अब ये तो हमें पता है कि जी डिफरेंट कंडीशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इस नॉलेज को कैसे प्रॉपरली यूज करेंगे, किस चीज में, कि भाई अगर हमें कोई ग्रेन्स और पल्सेस को स्टोर करके रखना है, तो प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन एंड पल्सेस को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कि उसको गीला ना किया जाए, वरना क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, सीड को थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होती है ना, एक सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब ना ज़्यादा ना कम, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए। एक अलग अलग सीड की अलग अलग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इतना पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना, या इतनी हवा चाहिए। एयर और वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सनलाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। किसी को सनलाइट चाहिए, किसी प्लांट को नहीं चाहिए, जिनको चाहिए तो भैया उनको तो चाहिए ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर स्टोरेज के लिए क्या करना है, हमें उससे दूर रखना है, मॉइस्चर से, गीला होने से, पानी से उसे बचाना है। सिंस वाटर इज
एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि पानी तो जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। तो ग्रेन और पल्स तो भाई हमें बस स्टोर करके रखना है ना, उन्हें जर्मिनेट थोड़ी ना करना है, तो इसलिए हम उसे मॉइस्चर से बचा के रखेंगे। ग्रेन्स को जो है सुखा के सूखे में रखेंगे, वो बिल्कुल सूखे रहें एयर टाइट कंटेनर में, जिसके अंदर हवा भी ना घुसे, यानी हवा भी नहीं पानी भी नहीं, ऐसे किसी जार में हम उसको बंद करके रखेंगे, जिससे कि वो उपजाऊ ना हो जाए, उसमें जर्मिनेशन ना हो जाए। और या फिर क्या होगा, अगर उपजाऊ नहीं होंगे तो उसके अंदर कोई फंगस ग्रो करने लग जाएगा, है ना। मॉइस्चर और हवा तो फंगस को भी चाहिए ग्रो होने के लिए, तो वो होने लग जाएगी चीज़, ठीक है। तो इसलिए हमें इन्हें कैसे किस चीज़ से बचाना है, हवा और पानी से बचाना है, और उसके लिए हमें इन्हें एकदम एयर टाइट कंटेनर्स में लॉक करके पैक करके रख देना है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यू हैव लर्न दैट अ टेल इज प्रेजेंट इन अ टेडपोल बट इट डिसअपियर्स एज इट ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। आपने देखा है कि जो टेडपोल है उसमें क्या होता है, उसमें टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होकर फ्रॉग बन जाता है वो टेल तो गायब हो जाती है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टेल इन द टेडपोल स्टेज। तो भाई उनके पास टेल होती ही क्यों है, क्या एडवांटेज है उनके पास टेडपोल की स्टेज में टेल होने की। तो भैया उस समय उस दौरान वो सिर्फ पानी में ही रह पाते हैं और उनके पास गिल्स होते हैं, तो पानी में ही रह पाते हैं। तो जी मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट कैसे करेंगे, स्विम करके। तो जो टेल है वो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है, विच इज एसेंशियल फॉर फाइंडिंग फूड, क्योंकि उनको खाना लेने जाना है, खुद खाना फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ प्रीडेटर से भी बचना है, ठीक है। अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रीडेटर से भी खुद को बचा के रखना है कि भैया शिकार नहीं बनना हमें किसी का, ठीक है। तो इस वजह से वो भाग जाएंगे स्विमिंग करके फटाफट से। सो ये यूज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो बच्चे हैं चरण और चारू। चरण कहता है कि जो वुडन लॉग है वो नॉन लिविंग है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ ये स्टेटमेंट तो सही है, वो मूव तो नहीं कर सकती। अब चारू कहती है काउंटर्स, मतलब कुछ अगेंस्ट कहती है एकदम से कि दैट इट इज लिविंग। नहीं नहीं, जो वुडन लॉग है वो तो लिविंग है। क्यों, क्योंकि वो लकड़ी से बनी है और लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है ना, यानी कि एक प्लांट की कैटेगरी है और प्लांट्स तो क्या है, लिविंग होते हैं, वो ये कहना चाहती है। तो आप बताओ दोनों के आर्ग्यूमेंट को आपको या तो फेवर करना है अगेंस्ट करना है, दोनों में से कौन सही कौन गलत है ये बताना है। सो अगर हम बात करें इसकी तो दोनों में से देखो जी, चरण का जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि वुडन लॉग नॉन लिविंग होता है क्योंकि वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। कैरेक्टर तो लिविंग के होते हैं, जैसे कि मूवमेंट नहीं होती है उसमें, कोई ग्रोथ, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यही चारू जो कह रही है वो तो कह रही है कि भाई वो लकड़ी है, लकड़ी पेड़ से आती है, हाँ लेकिन वो लकड़ी है, वो पेड़ से आती है, ठीक है, लेकिन पेड़ उस समय लिविंग था तब हम उसको लिविंग की कैटेगरी में काउंट करते, लेकिन अब क्योंकि वो पेड़ का हिस्सा नहीं है, वो लॉग अब कट के अलग हो चुका है, तो अब उसके अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक वो शो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो लिविंग बीइंग नहीं है। उसके अंदर अब कोई ग्रोथ, रेस्पायरेशन, मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कि चारू की स्टेटमेंट जी हो गई है गलत। क्यों हो गई ये मैंने बता दिया है, और चरण की स्टेटमेंट सही है, और वो क्यों है ये भी मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड फ्रॉग। दोनों की ही लाइफ साइकिल एंड में हमने पढ़ी है, पहले मॉस्किटो की और उसके बाद हमने किसकी लाइफ साइकिल पढ़ी है, फ्रॉग की। तो दोनों में ही क्या सिमिलैरिटी और क्या फर्क आपको नजर आते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, बात करते हैं फ्रॉग की। तो फ्रॉग सबसे पहले एग ले करता है, अंडे देता है, फिर वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है, उनके पास टेल आ जाती है, फिर उसके बाद उनके पास छोटे छोटे से पैर आ जाते हैं, तो वो फ्रॉगलेट स्टेज हो जाती है, और फिर वो बन जाता है जी एडल्ट वाला फ्रॉग, ठीक है। ये इनकी स्टेजेस हो गई। अब मॉस्किटो की क्या स्टेजेस होती हैं, उनके पास भी पहले वो अंडे देते हैं, फिर उनकी लार्वा स्टेज आती है, फिर वो प्यूपा बन जाते हैं, फिर वो एडल्ट बनते हैं। तो यानी दोनों के पास ही क्या है, दोनों की ही लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस आ रहे हैं, तब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, एकदम से नहीं हो रहे हैं। सो बोथ गो थ्रू द स्टेजेस। दोनों की ही लाइफ साइकिल में स्टेजेस आ रही है। इन स्टेजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है कि पहले अंडे, फिर लार्वा, फिर एडल्ट, ऐसे वाली स्टेजेस आ रही है ना। तो ये दोनों में ही हो रहा है। अब सिग्निफिकेंट चेंजेस इन बॉडी शेप, और ये भी हो रहा है कि हर स्टेज के साथ साथ दोनों की जैसे जैसे स्टेज चेंज हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है,
कि इनकी जो बॉडी की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी चेंज होता चला जा रहा है जैसे जैसे उनकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ रही है। अब डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में? जो मॉस्किटो का लार्वा है देखो, वो जी पानी में रहता है, ठीक है, बट डेवलप इनटू फ्लाइंग, लेकिन बाद में फ्लाइंग एडल्ट बन जाता है, ठीक है। पहले पानी में है, फिर वो उड़ गया है जी, मॉस्किटो बन गया फ्लाइंग एडल्ट। जब एडल्ट हो गया तो वो उड़ गया, उड़ने वाला जीव बन गया। जबकि जो फ्रॉग है उसका टेडपोल भी वाटर में रहता है, लेकिन बाद में वो लैंड पे रहने वाला एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गई कि वो उड़ने वाला जीव बन रहा है, वो लैंड पे रहने वाला बन रहा है। फिर जो मॉस्किटो का लार्वा है और जो प्यूपा होता है, ठीक है, लार्वा और प्यूपा दोनों को क्या चाहिए? स्टेगनेंट वाटर, थोड़ा ठहरा हुआ रुका हुआ पानी इनको चाहिए। जबकि जो फ्रॉग्स हैं वो किस में रह सकते हैं? वो हर तरीके की, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वाटर बॉडीज में रह सकते हैं। पानी चल रहा हो, पानी रुका हुआ है, पानी साफ है, पानी गंदा है, वो किसी भी तरह की वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ उनकी लाइफ का हिस्सा लैंड भी होती है ना। ये डिफरेंसेस हो गए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लांट इज प्रोवाइडेड विद ऑल द कंडीशन। अगर एक प्लांट को सभी तरीके की कंडीशन प्रोवाइड की जाए जो कि उसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो ड्रॉ व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन द शूट एंड रूट ऑफ द प्लांट आफ्टर 1 वीक। तो आपको ये ड्रॉ करना है कि एक हफ्ते के बाद उसकी रूट और शूट को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि शूट किस तरफ या कैसी उगेगी और रूट किस तरफ या कैसी उगेगी, और अपने रीजन भी आपको लिख देने हैं, ठीक है। तो अब देखो जी, फिगर दिया हुआ है, ये पॉट केप्ट अलोंग द ग्राउंड, पॉट को कैसे लगा के ग्राउंड से रखा हुआ है। द शूट विल ग्रो अपवर्ड। देखो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट भी, एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करी थी जिसमें हमें ये सीखने के लिए मिला था कि प्लांट को आप चाहें कैसे भी, मतलब सीड को आप चाहें कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा लगाओ, ठीक है, अंदर बाहर इधर उधर कैसे भी, लेकिन जो उसकी शूट है वो हमेशा मुड़ के बाहर की तरफ आएगी और रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करेगी। तो वही यहाँ पर भी आपने लिख देना है, द शूट विल ग्रो अपवर्ड, कि जो शूट है वो हमेशा ऊपर बाहर की तरफ निकल के आएगी और रूट हमेशा डाउनवर्ड जाएगी सॉइल में, क्योंकि भैया शूट जो है उसको सनलाइट चाहिए तो वो उस तरफ जाएगी, और रूट जो है उसको क्या चाहिए? खूब सारे सॉइल में मिले हुए मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो प्लांट्स विल शो फोटोट्रोपिज्म। होता क्या है, वो ऊपर क्यों जा रहा है शूट वाला पार्ट? क्योंकि प्लांट फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है, यानी जिस तरफ सनलाइट है वो उस तरफ जा रहा है। सो इसी वजह से शूट ग्रो करेगी टुवर्ड्स द लाइट, जिधर लाइट है उधर ही शूट ग्रो करेगी। एंड रूट्स क्या शो करता है? जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो वो ग्रेविटी की टुवर्ड्स जो है ग्रो करेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तारा और विजय सेटअप द एक्सपेरिमेंट शोन इन पिक्चर। अब तारा और विजय यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करने में लगे हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू फाइंड आउट? आपको क्या लगता है कि वो क्या फाइंड आउट करने में लगे पड़े हैं, क्या उनको चाहिए, क्या कर रहे हैं वो? हाउ विल दे नो इफ दे आर करेक्ट? और उन्हें ये कैसा पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है और वो अब करेक्ट है या नहीं है? ठीक है जी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में जो है सीड को डाल दिया है और फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो करने लगा है अलग अलग डायरेक्शंस में शायद से। चलिए देखते हैं कैसे ग्रो कर रहा है। सो पर्पस ऑफ तारा और विजय का पहले हम देखते हैं कि वो कर ही क्यों रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट। सो दे लाइकली वांट टू टेस्ट, उनको टेस्ट करना है हाउ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, की जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे कि भैया लाइट, रोशनी, वाटर और हवा बोल सकते हैं हम, लाइट और वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट की, जो लाइट और वाटर हैं वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरह से अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को। सो दे विल नो इफ दे आर करेक्ट। और उनको ये कैसे पता चलेगा कि वो करेक्ट है? ऑब्जर्व करके कि क्या फर्क वो देख रहे हैं ग्रोथ के पैटर्न में प्लांट्स के, अगर अलग अलग कंडीशन में उन्होंने 3 प्लांट्स रखे हुए हैं।
अब उनकी ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि जो शूट है वो ऑलवेज ग्रो कर रहा है किस तरफ, टुवर्ड्स द लाइट, चाहे वो नीचे से अंदर से निकल के उल्टा आए, ठीक है, चाहे इन्होंने उल्टा पुल्टा उसको लगाया, जैसे ये देखो ये टेढ़ा रख दिया है इन्होंने पॉट, तो टेढ़ा रखने से ये टेढ़ा मेढ़ा देखो मिट्टी वगैरह पूरी बाहर निकल गई जैसे सपोज, तो क्या हो रहा है यहाँ पर सीड डाल दिया था पॉट को टेढ़ा करके, तो शूट देखो इस तरह से यहाँ मुड़ गई, यहाँ पर लाइट उसको नजर आ रही होगी तो वो टुवर्ड्स लाइट ग्रो करने लग गई, और रूट अपने आप खुद ब खुद यहाँ नीचे सॉइल के अंदर डाउनवर्ड्स ग्रो करने लग गई, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी वो ग्रो कर रही है। ये उन्होंने देखा। अब जहां उन्होंने सीधा रखा है वहां तो देखो सीधा सीधा आराम से शूट ऊपर रूट नीचे, जहां टेढ़ा रखा है वहां वो खुद ब खुद ऊपर बाहर की तरफ निकल आई है, ठीक है। सो ये उनको देखने या सीखने के लिए मिला। इससे उनको पता चला कि जो जिधर लाइट होती है उधर शूट हमेशा जो है फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा और हमेशा ग्रो करेगा, और अवे फ्रॉम द लाइट यानी कि जमीन ग्रेविटी की तरफ हमेशा रूट ग्रो करती है। ये उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाल लिया उन्होंने। अब इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू चेक इफ टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन। तो जी हमने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट खुद ब खुद डिजाइन करना है, जिसमें क्या करना है, चेक करना है हमें टेम्परेचर का क्या कोई लेना देना है, क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का सीड के जर्मिनेशन पे। अब ये बहुत ज्यादा ठंड होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसे बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाता है ना, हमारे लिए भी तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो सेम वहां पर भी ये चीज है। तो आपको अपने हिसाब से ये प्लान करनी है कोई भी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, चाहे तो ये जो मैंने लिखी है ये वाली भी बता देती हूँ। देखो आपको कुछ पॉट्स लेने हैं, ईच कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ सीड एंड सॉइल। सारे पॉट्स में एक ही तरीके की सीड और एक ही तरीके की सॉइल होनी चाहिए। सारे ही पॉट को आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में रख देंगे, जैसे कि एक पॉट रख देंगे आप गर्म कमरे में, एक ठंडे कमरे में, ठीक है, और एक आप रख देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, जो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसमें, यानी मीडियम, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। अब आप मॉनिटर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा प्लांट है जिसमें सबसे अच्छे से जर्मिनेशन हो रहा है या जल्दी हो रहा है, जल्दी या तेज, मतलब धीरे किस में हो रहा है, जल्दी किस में हो रहा है, मतलब क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, और ग्रो हो भी रहा है कि नहीं ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या, जो भी ऑब्जर्वेशन आपको जो भी आएगी, क्या आएगी, मेजर करनी है आपको और कंपेयर करनी है रेट ऑफ जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इन डिफरेंट टेम्परेचर, कि जी ठंड में कितनी देर लगी जर्मिनेशन होने में, गर्मी में कितनी लगी, और नॉर्मल टेम्परेचर में कितनी देर में वो जर्मिनेट और ग्रो कर रहा है। कंक्लूजन आपको क्या मिलेगा, कंक्लूजन एट द एंड आपको रिजल्ट आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि जो मीडियम वाला टेम्परेचर था जिसके अंदर प्लांट था, उसमें जो प्लांट की जो सीड की ग्रोथ, जो जर्मिनेशन थी, वो सबसे परफेक्ट थी, यानी ऑप्टिमल टेम्परेचर प्लांट की सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या है, एकदम करेक्ट होता है। ज्यादा ठंड में भी उनको दिक्कत होती है और ज्यादा गर्मी वाले टेम्परेचर में भी उनको परेशानी होगी, टाइम लगेगा। तो जी इसी के साथ ये चैप्टर अब पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाता है विद क्वेश्चन आंसर्स। अब हम करेंगे अगला चैप्टर अगली वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर 11। तो तैयार हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।